रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है? देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की, और मुझे तो कम भूख है। मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है। मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती है और हर वक्त टोकती रहती है। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है, और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ। बस चौथाई मुट्ठी बनाना अपने लिए, हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे। इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे, आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे, उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर जी? 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है, और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी, अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी, बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के। तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे, क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए, और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी, मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा, तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी हैं, इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला, मुफ्त में दे, एक आम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से।
रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान लाते। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, एक हफ्ता तो चली जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है? और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था, वो तुम्हें माँ कहती है, उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती है। बधाई हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। प्राची एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की थी, पर वो संजय नाम के एक गरीब लड़के से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन, अरे प्राची अभी तक कॉलेज से नहीं आई, एक बार प्राची के पिताजी को फोन कर लेती हूँ, मुझे तो प्राची की बड़ी चिंता हो रही है। प्राची कॉलेज गई थी। अक्सर वो 4 बजे तक वापस आ जाती थी, पर अब तो शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन प्राची का अभी तक कुछ पता नहीं था। तभी प्राची की माँ के फोन पर घंटी बजती है। माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं संजय के साथ मुंबई जा रही हूँ। मुझे पता था पिताजी कभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाना ठीक समझा। मेरी चिंता मत करना माँ, मैं संजय के साथ बहुत खुश हूँ। संजय बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा माँ, मेरी ट्रेन आ गई है, मैं फोन रखती हूँ, फिर मुंबई पहुंचकर आपको फोन करूंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि प्राची किसी लड़के से प्यार करती है, एक बार लड़के से मिल लो, पर नहीं। आज आपकी झूठी शान की वजह से मेरी इकलौती बच्ची मुझसे दूर हो गई। उसने शादी कर ली है, अब वो अपने ससुराल मुंबई जा रही है हमसे दूर। अच्छा है, वो अपने पति को लेकर मेरे सामने नहीं आई, नहीं तो दोनों को जान से मार देता। उसने मेरी इज्जत खराब की है। एक गरीब लड़के से शादी करके वो क्या दिखाना चाहती है? जब गरीबी में रहेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि अपने माँ बाप का घर छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम देखना, वो कभी सुखी नहीं रहेगी। प्राची संजय के साथ मुंबई पहुंच जाती है। संजय अपनी माँ के साथ मुंबई में रहता था। दिल्ली में अकेला रहकर वो नौकरी करता था, पर अब वो प्राची को लेकर मुंबई अपने घर वापस आ गया था। रो मत बहू, संजय और तुम्हें भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी, इससे माता पिता को बहुत दुख होता है, पर कोई बात नहीं, वक्त सब ठीक कर देगा। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। प्राची संजय की माँ के गले लग जाती है। पिता के देहांत के बाद संजय की नौकरी से ही घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता, प्राची माँ बनने वाली थी। संजय बेटा, प्राची की कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जाकर ले आ।
संजय प्राची की दवाइयां लेने चला जाता है। रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मोहन मिल जाता है। अरे संजय, अरे बड़े दिनों बाद मिला यार। और बता कैसा है? अरे चल यार, बहुत दिन हो गए, एक साथ बैठेंगे कुछ देर और पुरानी यादें ताजा करेंगे यार। अरे फिर कभी यार। मोहन, मुझे अभी ना असल में अपनी वाइफ की दवाइयां लेने जाना है यार। अबे यार, दोस्त की बात नहीं मानेगा? मतलब अब शादी हो गई तो तू दोस्त को ही भूल गया? ठीक है, पर सिर्फ 15-20 मिनट ही बैठूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मोहन संजय को लेकर एक शराब की दुकान में बैठ जाता है और 15 से 20 मिनट तो क्या, वहां बैठे बैठे संजय को 1 घंटा हो जाता है और वो बहुत शराब पी लेता है। नशे की हालत में घर आता है, पर उस वक्त प्राची उसे कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप सो जाता है। अगले दिन कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी अच्छी नौकरी कहाँ ढूंढूं? ये नौकरी भी हाथ से चली गई। मालिक ने अपने ही किसी रिश्तेदार को मेरी जगह रख लिया है। बोलता है मैं काम ठीक से नहीं कर रहा। क्या हुआ संजय, तुम परेशान क्यों हो? प्राची, समझ नहीं आ रहा, मेरी नौकरी है नहीं, ऊपर से तुम भी गर्भवती हो, कैसे गुजारा होगा? इतने पैसे कैसे इकट्ठे कर पाऊंगा? अगर अचानक मुझे जरूरत पड़ी तो? संजय, प्राची का गर्भवती होना तो तुम दोनों की जिंदगी में खुशी की बात है। प्राची एक बहुत अच्छी लड़की है, वो बेचारी तो कुछ भी नहीं मांगती। उस बेचारी को क्या पता था कि वो शादी के बाद एक गरीब गर्भवती बहू का जीवन काटेगी। ये मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, इनसे प्राची के लिए कुछ फल खरीद ला। संजय प्राची के लिए फल खरीदने चला जाता है। बाजार में वो अभी फल खरीद ही रहा होता है कि मोहन दोबारा संजय से टकरा जाता है। संजय मोहन को अपनी सारी बात बताता है और संजय दोबारा मोहन के साथ शराब पीने चला जाता है। अब तो संजय रोजाना ही मोहन के साथ शराब पीने लगा था। एक दिन वो नशे में वापस आ रहा था और सामने से आते ऑटो से टक्कर लग जाती है। संजय अपना बचाव करने में घुटनों के बल गिर जाता है और उसके घुटनों में चोट आ जाती है। संजय, क्या जरूरत थी? शराब बहुत बुरी चीज है बेटा, तू तो ऐसा नहीं था, फिर ये सब बुरी आदतें तुझे कैसे लग गई मेरे बेटे? संजय के घर बैठ जाने से प्राची और उसकी सास दोनों बहुत ही परेशान रहने लगी कि गुजारा किस तरह से चले। मुझे ही कुछ करना होगा, पिताजी से मैं मदद नहीं ले सकती, उन्होंने तो आज तक मेरी खबर भी नहीं ली, पर मैं भी उनकी बेटी हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे अपने बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाना है, मैं खुद ही कोई नौकरी ढूंढने जाती हूँ। अगली सुबह जब प्राची की सास और संजय सो रहे थे, वो एक चिट्ठी लिखकर काम की तलाश में निकल गई। उसने बहुत जगह काम पूछा पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। फिर एक जगह, ये होटल के बाहर कोई नोटिस लिखा है, यहाँ पर वेटर की जगह खाली है। भैया, ये आपके होटल के बाहर लिखा है आपको वेटर की जरूरत है, क्या आप मुझे काम दे सकते हो? आपकी बड़ी कृपा होगी। जी मैडम, वेटर का काम तो आपको नहीं दे सकता। हाँ, हमारे होटल में साफ सफाई वाला कुछ दिनों की छुट्टी पर है, वो काम अगर आप करना चाहो तो 2000 रुपए महीने के ले लेना। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया जी, मैं यही काम कर लूंगी। उधर प्राची की लिखी चिट्ठी पढ़कर संजय और प्राची की सास बहुत दुखी होते हैं। प्राची होटल की सारी साफ सफाई करके घर जाती है। प्राची, तुम नौकरी के लिए क्यों चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे अपने आप को माफ करूंगा? प्राची, मेरी बच्ची, तू गर्भवती है, ऐसे में तू काम पर जाएगी, हमारे घर में तुझे सच में सुख नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, और फिर मैं तकलीफ के दिनों में संजय का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? प्राची की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्राची के लिए बहुत दुखी होती है, पर वो भी मजबूर थी। संजय की हालत नहीं थी कि वो अभी चलकर जा सके और कोई नौकरी ढूंढ सके। उसके पैरों में अभी जख्म ताजा थे। अगले दिन प्राची जब होटल में काम कर रही होती है। प्राची, वो सामने की टेबल पर दाल गिर गई है, जाकर साफ कर दो। सर, आप थोड़ा सा हाथ हटाएंगे, मैं भी टेबल साफ कर देती हूँ। प्राची, तुम? पापा, आप? प्राची के पापा और प्राची दोनों एक दूसरे को सामने देखकर चौंक जाते हैं। तभी मैनेजर आ जाता है। प्राची, इतना समय तुम एक मेज को साफ करने में लगाओगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? अभी तुम्हें पार्टी हॉल की भी सफाई करनी है। 1 मिनट, आप ये किस तरह से बातें कर रहे हैं? लड़कियों से बात करना सीखिए मैनेजर। सर प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो काम तो समय पर करना ही है। मैं पार्टी हॉल की सफाई अभी कर देती हूँ। प्राची के पिता अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। अचानक, सर, प्राची की तबीयत खराब हो रही है, वो बेहोश हो गई है, उसके घर वालों को खबर देनी होगी। प्राची के बेहोश होने की बात सुनकर वहीं खड़े प्राची के पिता कहते हैं, क्या हुआ प्राची को? जल्दी से उसे मेरी गाड़ी में लिटा दीजिए।
प्राची के पिता प्राची को हॉस्पिटल ले जाते हैं। प्राची गर्भवती थी, इसलिए कमजोरी की वजह से प्राची को चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। प्राची के पिता ने जब संजय की चोट को और घर की हालत को देखा तो वो और दुखी हो गए। उन्हें गुस्से में कही बात याद आ गई और वो रोने लगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं अपने बच्चों को ऐसी हालत में छोड़ बेफिक्र बैठा रहा। मेरी बेटी, तू भी तो मुझ पर ही गई है, एक बार भी अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताई। अब मैं आ गया हूँ। संजय, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें ही मेरा सारा बिजनेस संभालना है बेटा। प्राची की जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाती हैं, क्योंकि उसे अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का प्यार भी वापस मिल गया था।